हाँ जी, क्या आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं? कल घर जाके जब आपने देखा तो अपेरेंटली तो हमने 2 चैप्टर किए थे, लेकिन घर जाके चैप्टर 5 को आपने देखा तो आपका हासा निकल गया। अब ये क्या मजाक बात है। मतलब ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस भी कोई पड़ता है? हाँ जी, हम पढ़ते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रिपीट हो रही थी, पुरानी थी, तो उसमें बड़ी गिनती की 1-2 नई बातें हमें नजर आई। फिर चैप्टर 9 पे पहुंचे तो दिखने में वो छोटा सा चैप्टर था, है 2 सफे, लेकिन 2 सफे में इतना माल भरा हुआ है। उसमें एग्जैक्टली ये भी है कि क्या वो होगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी डिविडेंड वगैरह की, फिर पेमेंट कैश में करने के जो रूल्स हैं वो भी दिए हुए हैं, फिर बुक क्लोजर की डेफिनेशन भी दी हुई है, फिर डिक्लेरेशन के ऊपर डिबेट है अच्छी खासी, फिर उसके अलावा जो है वो कुछ और मामलात भी हैं कि टाइम से नहीं होगा तो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या पेनल्टी पड़ेगी, फिर वो बचेगा कैसे। तो 2 सफों में बहुत ज्यादा डाटा भरा हुआ था। ऐसे ही है भाई, कुछ कहना चाह रहे थे? जी, पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट पहले होता था, बहुत पहले 1984 का ऑर्डिनेंस आने से भी पहले। और इस वक्त लॉ में इसलिए उसका जिक्र है कि कंपनियां मर तो नहीं जाती। तो कोई कंपनी 1950 की बनी हुई है, कोई 1960 की बनी हुई है। हमारा तो अपना आईकेप 1984 से पहले का बना हुआ है, 1961 में बना था। तो इन्होंने 1984 से ऑनवर्ड नई कंपनियों के लिए रूल वो कर दिया था कि अब जो पूरे पैसे देगा वो शेयर लेगा। पार्टली पेड अप शेयर्स का कॉन्सेप्ट खत्म नए लोगों के लिए। लेकिन चूंकि कंपनियां तो बड़े पीछे से चली आ रही हैं, तो दिस कैन हैपन कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनका अभी भी पूरा शेयर कैपिटल पे ना हुआ हो, इसलिए लॉ को जगह जगह उन बेचारों की एडजस्टमेंट रखनी पड़ती है। जी हाँ, तो लिमिटेड कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था कि मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं सिवाय वहां जहां पूरे पैसे नहीं दिए। तो ये मजबूरी है लॉ की कि अभी भी हमने 1984 से पीछे वाली कंपनियों का भी मार्जिन रखना है और हमने उनकी भी कुछ बातें बतानी है। जी, ऑल क्लियर? चलें आगे। ये चैप्टर सिर्फ क्रैमिंग के सवाल आते हैं इसमें। उनका बिल्कुल जरा सा भी मूड नहीं है कि वो उसमें कोई लॉजिक डालने की कोशिश करें। बहुत लॉजिक डाल देंगे तो हल्का सा जिक्र करेंगे, टाइप 2 सवाल बनाएंगे और पूछेंगे फिर क्रैमिंग। इसमें अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड चीजों का जिक्र है। ये टीवी ऑन हुआ है, मैं यहां से सेटिंग चेंज करूं। अच्छा, वो होगा, मैं कह शायद वो ब्लैक हुआ ऑन होने के बाद। चल, तो अब ये चैप्टर जो है ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रिकॉर्ड एक कंपनी ने मेंटेन करने हैं और सालाना कौन कौन से रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को किस किस तरह से कब कब किस किस फॉर्म में जमा कराने हैं। कंपनियों ने बेतहाशा तरह के रिकॉर्ड रखने होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के स्कोप में इस चैप्टर में चंद सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है। कंपनी तो रजिस्टर ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स भी रखना होता है, इन्वेस्टमेंट्स की भी रजिस्टर होते हैं, शेयर होल्डिंग्स की भी बड़े लंबे चौड़े रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये चैप्टर हमें सिलेक्टेड चीजों का जिक्र करेगा। इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि इसमें 6 टॉपिक्स हैं। 2 बड़े टॉपिक्स हैं और बाकी दरमियाने या छोटे टॉपिक्स हैं। 2 बड़े टॉपिक्स में एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और जो दरमियाने या छोटे टॉपिक्स हैं उसमें कंसोलिडेटेड यानी कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट है। डायरेक्टर रिपोर्ट भी इतना छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की निस्बत जरा छोटा टॉपिक है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। तो अगर मैं 3 कैटेगरी बनाऊं तो 2 बड़े टॉपिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 दरमियाने टॉपिक डायरेक्टर रिपोर्ट और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2 छोटे टॉपिक क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। तो इन्होंने ना चैप्टर का नाम बड़ा गलत रखा हुआ है, मुझे बड़ा एतराज है। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न पे बात है। इनका नाम होना चाहिए था अकाउंट्स और थोड़ी सी एनुअल रिटर्न। आधे सफे का टॉपिक बेचारा एनुअल रिटर्न, और उन्होंने चैप्टर के टाइटल में उसको वो दे दी, वेटेज दे दी। तो
इसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं जो हमने जहन में रखनी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बातें हैं जिसमें हमने चीजों को याद रखना है, थोड़ा सा समझना है लेकिन ज्यादा याद रखना है। तो अगर हम कहानी बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या चीज है। पहला टॉपिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट का टॉपिक समझने से पहले हमें वर्ड बुक्स समझना होगा। बुक्स, इसको बुक्स भी कहते हैं, बुक्स एंड पेपर भी कहते हैं, बुक्स और पेपर भी कहते हैं। तो कंपनी के बुक्स, कंपनी के पेपर्स या कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स क्या होंगे? कंपनी के बुक्स का मतलब कंपनी के रिकॉर्ड। इसमें सारी तरह की चीजें उन्होंने डाल दी। कंपनी की अकाउंट्स की बुक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, डीड्स यानी कि एग्रीमेंट्स, वोचर्स जिस पे अकाउंटिंग एंट्री होती है, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स और मिनट्स जो कि रिकॉर्ड वगैरह होते हैं मीटिंग के, चाहे आपने कागज पे रखे हैं चाहे कंप्यूटर में रखे हैं, चाहे फिजिकल हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर का मतलब है हर किस्म के रिकॉर्ड्स। फिर हम आते हैं अपनी दुनिया की तरफ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स और पेपर का मतलब था हर तरह का रिकॉर्ड। तो कंपनी में जो शेयर होल्डर का रिकॉर्ड है वो भी बुक्स और पेपर है, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट्स के रिकॉर्ड है वो भी बुक्स और पेपर है, कंपनी में जो कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी बातें रखी हुई हैं वो भी बुक्स और पेपर है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि व्हाट आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो 3 तरह के रिकॉर्ड्स को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स कंपनी की जितनी हैं उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। और कंपनी का इनकम एक्सपेंसेस, मोर स्पेसिफिकली सेल परचेज से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो जितनी भी तरह की कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, किसी भी तरह का बिजनेस करती हुई, 3 तरह के रिकॉर्ड उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा कहलाएंगे। अब इसमें एक चौथी चीज ऐड होती है, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाकियों से फर्क होती है। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, एक चीज परचेज करती है और उसको सेल कर देती है, प्रॉफिट हो जाता है, तो सेल परचेज के रिकॉर्ड में कवर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, लेबर से काम करवाती है, बिजली पानी गैस लगता है, फिर उन सारी चीजों को कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, फिर एक प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं, फिर सेल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में कॉस्ट अकाउंटिंग भी बड़ी अहम चीज हो जाती है। तो अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग इस तरह के काम करती हो तो फिर अब इन 3 बुक्स में चौथी बुक भी ऐड हो जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मुराद है 4 तरह की बुक्स, ज्यादातर 3 तरह की बुक्स, लेकिन एक खास तरह की कंपनी में चौथी तरह की। ये 3 तरह की चीजें कौन सी हैं? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी और उससे रिलेटेड मैटर्स, ऑल सेल्स एंड परचेजेस, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 3 हमेशा होंगे। फिर वो कंपनियां जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इस तरह के काम करती होंगी तो उसमें चौथी चीज भी रखी है, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो तारुफ था व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 चीजें हमेशा और जरूरत पड़ने पे 4 चीजें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छोटी छोटी सी, इनको कीप करने के जो छोटे छोटे से रूल्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर रखेगी हर कंपनी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब यह है कि जो कंपनी की अफेयर्स को सही से रिप्रेजेंट कर सके, साफ सुथरी हालत में हो, फिजिकल फॉर्म में है तो फटे हुए ना हो, भीगे हुए ना हो, दीमक ना लगी हुई हो, कंप्यूटराइज फॉर्म में है तो वायरस ना आया हुआ हो, खराब ना हुए हुए हो, फाइल्स करप्ट ना हुई हुई हो। तो कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगी। प्रॉपर मतलब जो फेयर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन सही से दिखा सके। देन जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वगैरह कर रही होंगी वो कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड भी रखेंगे। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि उससे मुराद है मटेरियल, लेबर या अदर इनपुट्स। ये बुक्स या रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी में भी हो सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो वो हैं जो हम पीछे वाली स्क्रीन पे भी पढ़ के आ रहे हैं। तो नई बात यह है कि आपने इसको प्रॉपर सही हालत में रखना है और अहम बात यह है कि आपने 10 साल तक संभाल के रखना है। एट एनी गिवन टाइम कंपनी के पास पिछले 10 साल के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। किसी भी कंपनी की कभी भी इन्वेस्टिगेशन हो और उससे कहें 7 साल पुराना ये मामला, वो कहेंगी जी वो बड़ी पुरानी बात हो गई, इतना कहाँ हम संभाल के रखते हैं। तो जिस तरह से टैक्स के लॉ में आप पढ़ते हैं कि 6 साल तक संभाल के रखो, या अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो मजीद संभाल के रखो, तो कंपनी लॉ कंपनियों को ये कहता है कि आपने अपने जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो 10 साल तक संभाल के रखने हैं। इवन कंपनी की वाइंडिंग अप भी शुरू हो जाए, एक लिक्विडेटर आ जाए, वो कंपनी को बंद करने जा रहा हो, तो भी जब तक कंपनी फुली बंद नहीं हो जाती, उस प्रोसेस के दरमियान उसने डिस्पोज ऑफ नहीं करने अकाउंट्स, उसने उसी तरह से संभाल के रखने जैसे एक जीती जागती कंपनी के थे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम से कम 10 साल के संभालने, और लिक्विडेटर जो है जो वाइंडिंग अप के लिए आया उसने भी
उस रिकॉर्ड को जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती संभाल के रखना है। तो पहला सवाल था बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, दूसरा सवाल था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कॉमन रूल्स क्या है। अब दो और सवाल है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी कहाँ है और इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। तीसरा सवाल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें कहाँ। रूल नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर डिसीजन, आपने हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। कॉमन रूल, अगर आपने कुछ और नहीं तय किया तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ये कहाँ रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमने सिर्फ खतों किताबत के लिए दिया था, शहर की एक जगह, हमारा काम तो फैक्ट्री में चल रहा है जो शहर से बाहर है और सारी रिकॉर्ड्स वहां पे हैं, तो फिर डायरेक्टर मे ऑप्ट टू कीप दीज बुक्स एट सम अदर प्लेस। आपको अपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रार भाई को 7 दिन में इंटीमेट करना है। इजाजत लेने की बात नहीं कर रहा मैं, इंटीमेट करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, आप जहां मर्जी रखना चाहें, लेकिन रजिस्टर ऑफिस पे रखेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, और अगर रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं रखेंगे तो बता जरूर दें ताकि रजिस्ट्रार ने कभी इंस्पेक्ट करना हो, देखना हो तो वो आपकी उस जगह पे पहुंच जाए। इंटीमेट, इन्फॉर्म करना, जस्ट बताना, जस्ट डिटेल बता देना कि ये इस तरह से है। जैसे आज ग्रुप में एक मैसेज आया कि जी क्लास रूम 3 में होगी, तो वो इंटीमेशन थी हमारी तरफ से, हमने इंटीमेट किया था, इजाजत नहीं ली थी, हमने बताया था कि भाई हम इसको इस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, माइक लगाने की जरूरत भी नहीं होगी और अब आखिरी बंदे तक आवाज अच्छी जाएगी। ये कमरा मुझे वैसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है, एक मुनासिब साइज का कमरा, और जो है ना अगर कभी इधर आके देखें ना तो बड़ा मजे का सीन नजर आ रहा होता है, चेहरे के ऊपर चेहरा, उसके ऊपर चेहरा, उसके ऊपर चेहरा, ये इस तरह से करके ऊपर की तरफ जा रही है ना क्लास, तो इसमें जो है वो ज्यादातर लोगों की विजिबिलिटी भी बेहतर होती है, और यहाँ से जो बच्चा जो है ना वो चुपके से बैठ के अपने कुछ और कर रहा हो या वीडियो गेम खेल रहा हो तो वो भी पकड़ा जाएगा। अभी मतलब सुना आज किसी ने कोई वो वीडियो गेम खेलते हुए भी ना, एक बच्चा क्रैश कोर्स के दरमियान वीडियो गेम खेल रहा है तो उसकी वीडियो भी डाल दी कि देखें जी ये क्रैश कोर्स में ये सब हो रहा है। तो मतलब जो है ना दुनिया, तो इससे पहले हमारी लाइब्रेरी में लोग बैठे पढ़ते पढ़ते फिल्में लगा लेते थे, ड्रामे चल रहे होते थे, तो जो है ना उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना बस बच्चे जो है ना कॉलेज जो मर्जी कोशिश कर ले, ये बच्चे सुधरने वाले नहीं है। तो वैसे मुझे खुशी हुई कि नीचे जो कमेंट्स थे उसमें सारे बच्चों ने उस बच्चों को गालियां दी हुई थी कि यार वो खुदा का खौफ करो, बेचारे इतनी एफर्ट कर रहे हैं, सारा के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम माहौल खराब कर रहे हो। तो खैर अगर एक कंपनी की कुछ ब्रांचेस हो तो वो क्या करे। ब्रांचेस पे तो प्रॉब्लम ये है कि भाई एक बैंक है उसकी 500 ब्रांच है, हर ब्रांच के लिए अकाउंटिंग बड़ी जरूरी है। अब अगर हमने सारी चीजें उठा के रजिस्टर ऑफिस पर रखवा दी तो ब्रांच तो बेचारी रुल जाएगी। तो लॉ ने ब्रांचेस के केस में रिलैक्सेशन दे दी है। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी ब्रांचेस हैं ओके, आप अपना डाटा अपनी ब्रांचेस पे रखो, लेकिन आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे एट एनी गिवन टाइम आपका समराइज डाटा जरूर होना चाहिए। तो एक पीरियोडिकल इंटरवल पे ब्रांचेस का डाटा उठा के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस भेज दो, या अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कोई और जगह रखी हुई है तो उधर भेज दो। तो ब्रांच डे टू डे अपनी अकाउंटिंग करेंगे, फिर एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लेंगे जी हर हफ्ते बाद, तो हर हफ्ते बाद अपनी ब्रांच के सारे डाटा की समरी बनाएंगे और ये समरी उठा के अपना रजिस्टर ऑफिस भेज देंगे। ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए लॉ ने आप पे छोड़ दिया। 1984 वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहता था कि ये इंटरवल जितना भी सेट कर ले, लेकिन ये 3 महीने से बड़ा इंटरवल नहीं होना चाहिए। बट 2017 का कंपनीज एक्ट उसने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई, उसने कहा पीरियोडिक इंटरवल। एंड व्हाट इज अ सिंगल टाइम पीरियड, हफ्ता, महीना, 3 महीने, साल, वो नहीं बताया। तो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसने क्या टाइम पीरियड तय करना है। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट ब्रांच मे बी मेंटेन्ड एट ब्रांच और समराइज रिटर्न, समराइज डिटेल शुड रीच रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर स्पेसिफाइड प्लेस पीरियोडिकली। तो तीसरा मसला हमारा हल हो गया कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखनी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है समझ आ गए, इसको कीप करने के क्या रूल्स हैं समझ आ गए, रखना कहां है ये बात हमें समझ आ गई। अब आखिरी मसला, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाहिर है हर चीज मौजूद है, तो असूलन तो ये कंपनी के ओनर्स का हक होना चाहिए कि कोई भी ओनर आके कहे मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। लेकिन ओनर्स ने ऑलरेडी अपने नुमाइंदे बिठाए हुए तो हैं। कौन होते हैं ओनर्स के नुमाइंदे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कंपनी को देख रहे होते हैं,
तो जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी उनको खुल्लम खुल्ला इजाजत है, वो कभी भी किसी भी इंप्लॉय से कोई भी रिकॉर्ड चेक करना चाहे, इंप्लॉय उसको इनकार नहीं करेगा, कानूनी तौर पे उनका कानूनी हक है। अगर वो एक इंप्लॉय से कहे मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, इंप्लॉय इनकार कर दे तो वो अदालत जाके कह सकता है कि इंप्लॉय ने कंपनीज एक्ट की खिलाफवर्जी की है, क्योंकि कंपनीज एक्ट डायरेक्टर को ये पावर देता है कि वो किसी इंप्लॉय से कोई भी रिकॉर्ड अगर देखना चाहे मगर बिजनेस आवर्स में, रात 2 बजे उसे मैसेज करके कहे कि मुझे जल्दी से वो वाली फाइल की सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो वो गलत है, मतलब वहां उसके पास लीगल पावर नहीं है। तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के बिजनेस आवर्स है, हो सकता है बिजनेस आवर्स ही रात के वक्त के हो, तो जो भी कंपनी का बिजनेस आवर्स है उस दौरान डायरेक्टर किसी भी इंप्लॉय से कोई भी रिकॉर्ड अगर मांगना चाहे तो वो कानूनी हक रखता है वो रिकॉर्ड मांगने का। याद रहेगा। अब बात करते हैं, इवन डायरेक्टर अगर कहता है जी मुल्क से बाहर रिकॉर्ड पड़ा मैंने वो देखना है, तो वो रिकॉर्ड भी पाकिस्तान मंगवाया जाएगा डायरेक्टर के कहने पे। ये जुमला इन्होंने इसलिए डाला कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए कहे कि जी वो जो नॉर्वे में पड़ा हुआ है रिकॉर्ड मैंने वो वहां जाके देखना है, और कंपनी का खतीर खर्चा लगा दिया जाए मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो मुल्क से बाहर की ब्रांचेस का रिकॉर्ड पाकिस्तान मंगवा लिया जाएगा अगर डायरेक्टर उसे देखना चाहता है तो। ये बात समझ आ गई डायरेक्टर की। अब अगला सवाल, क्या मेंबर्स को इजाजत दें या ना दें? लॉ ने कह दिया भाई ओपन इजाजत नहीं है, मेंबर्स हैं हजारों, अगर मेंबर्स को इजाजत दी तो वो तो हर वक्त कंपनी में आते रहेंगे, कंपनी में आके कंपनी का टाइम बर्बाद करते रहेंगे, और सारे लोग संजीदा तो नहीं होते। किसी के बिजली चली जाएगी वो आके बैठ जाया करेगा एसी लेने के लिए, किसी के चाय पीने का मूड हो रहा होगा अपने दोस्त के साथ तो कहेगा आओ कंपनी में चलते हैं तुझे मुफ्त की चाय पिलाता हूँ, वहां जाके कहेगा मैं कंपनी का मेंबर हूं मैंने रिकॉर्ड चेक करना है, वो 5 साल पुराना वो रिकॉर्ड ले आओ, और जाहिर है तुम्हें टाइम लगेगा तो 2 चाय भी दे देना, बिस्किट तो दे ही दोगे साथ। तो कंपनी वाले मुसीबत में आ जाएंगे कि यार ये किस किस्म के गरीब से ओनर से हमारा पाला पड़ गया है। तो ओनर्स तो कोई भी बन सकता है, एक शेयर वाला बंदा भी ओनर बन सकता है। तो लॉ ने एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई हम ओपन परमिशन नहीं दे रहे, 3 एक्सेप्शंस है। अगर कंपनी लॉ किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट को बहुत जरूरी समझे और खुद ही कह दे कि ये मेंबर्स को दिखा दिया करना, तो जब वो कहेगा हम दिखा देंगे। वो कहते हैं एनुअल अकाउंट्स आप मेंबर्स को दे दो, वो कहते हैं मिनट्स के रिकॉर्ड आप मेंबर्स को दिखाओ, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिकॉर्ड दिखाओ। तो जहां कंपनी लॉ में कह देगा वो। नंबर 2, जहां जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने अपनी मीटिंग में इकट्ठे होकर एक पॉलिसी पास कर दी कि भाई फलाना तरह का रिकॉर्ड हमें देखने की इजाजत होनी चाहिए। नंबर 3, जहां डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में इकट्ठे होकर पॉलिसी फाइनल कर दी। तो मेंबर्स को ओपन परमिशन नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने की, सिवाय जहां कंपनी लॉ इजाजत देते, या डायरेक्टर्स की मीटिंग इजाजत देते, या मेंबर्स ने अपनी मीटिंग में पॉलिसी बना ली हो। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी कंपनी को शुरू करेंगे और आपने कहीं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो आपके मेंबर्स को इजाजत नहीं है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकें। इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट बुक्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अगर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड आउटसाइड कंट्री, कॉपी शैल बी मेंटेन्ड एंड शैल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। एम्प्लॉय फुल असिस्टेंस देंगे डायरेक्टर को इस इंस्पेक्शन के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंबर्स अगर इंस्पेक्शन करना चाहें, मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन कंपनीज एक्ट या डायरेक्टर या जनरल मीटिंग में ऑथराइज्ड मेंबर्स। डन। तो ये था पहला टॉपिक जिसमें छोटी छोटी सी काफी इंफॉर्मेशन थी। हमने बुक्स और रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन देखी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन देखी, उसके रूल्स देखे, किस जगह रखें और इंस्पेक्शन कैसे होगी। अब आते हैं सबसे बड़े टॉपिक पे, यानी कि हम सबसे बड़े टॉपिक को अगर शुरू में समझ लेंगे तो जरा जिंदगी आसान हो जाएगी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या प्रोसेस होता है और लॉ हमें कैसे रेगुलेट करता है, ये हमें बताने की कोशिश करेगा कंपनी लॉ। लेकिन इनको अचानक से लगा कि बच्चों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन बता देते हैं। और कौन से बच्चों को? अकाउंटिंग के बच्चों को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दुख तो होगा आपको सुनते हुए, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं, चेंज इन इक्विटी को कहते हैं, कैश फ्लो को कहते हैं, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। ये 5 बातें आप हमेशा से मानते हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, वो जो पिछले सालों का डाटा दिया होता है वो, और आपकी फेवरेट लाइन, एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर पेपर में खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन आ जाए तो 5 बातें आपकी वही पुरानी, सिर्फ आपने कंपैरेटिव याद रखना है। और आखिरी चीज तो आपने वैसे ही, कंपनी लॉ का तो बच्चा किसी भी लिस्ट के नीचे हमेशा आखिरी लाइन यही लिख देता है कि एज मे बी स्पेसिफाइड। सोचते 90% चांस है कि लिखा ही होगा।
इतनी बच्चों वाली बात है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्या ये पूछ भी सकता है ऐसी बात? पूछा हुआ तो वो मैंने शायद आपको टाइप 1 सवाल जब दिखा रहा था तो एक सवाल दिखाया था, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शायद डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो ये नहीं सोचना कि आईके बहुत जालिम है, वो बच्चों वाली बात भी पूछ लेगा। तो इतना बुरा नहीं है जितना हमें लगता है या हमें बताया जाता है। चलें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गई। ये चीज मुश्किल नहीं है, असल मुश्किल चीज है इसका प्रोसेस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रोसेस है, किताब ने उसको सेक्शन बाय सेक्शन तरतीब दी है। मैं इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से बताऊंगा। आपकी मर्जी, आप इस टाइमलाइन को इस तरतीब से याद रख लें, आपकी मर्जी आप किताब में जो तरतीब दी है उस तरह से याद रख लें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको एक जहन में इमेज बन जाए कि शुरू से लेकर एंड तक क्या होता है। उस इमेज के लिए मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें बारीक फॉन्ट में लिखा हुआ होगा, तो हो सकता है आपको पढ़ते हुए भी थोड़ी सी दिक्कत हो। तो ये स्लाइडें जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो ये स्लाइड जब शेयर होगी तो इधर आपको वो वाली डिस्कशन भी मिल जाएगी जो कि अभी आपके पास किताब में उस फॉर्म में नहीं लिखी हुई। तो तैयार है? छोटी सी एक डिटेल, बस इतना ही। खैर, कहानी शुरू से सुननी है, समझनी है कि हो क्या रहा है। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने से लेके एंड तक रजिस्ट्रार को जमा कराने तक के सारे फेजेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ एजीएम, एजीएम की टाइमलाइन, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से किसी भी एक एरिया का सवाल आपसे अलग से पूछा जा सकता है। पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल है कि वो आपसे पूछें, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर पूछें तो उनको 10 नंबर का सवाल रखना पड़ेगा। सबसे पहले कहानी क्या होती है? सबसे पहले वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और लॉ ये कहता है कि आपने 12 महीने से बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी। लेकिन अगर मजबूरी है, करना पड़े, तो इजाजत लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से और आप इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि फाइनेंशियल्स बनाए जाएंगे, और फाइनेंशियल्स कितने अरसे के बनाए जाएंगे? 12 महीने के अंदर अंदर के। 12 से ऊपर के नहीं बनाने। कुछ केसेस में 12 से कम भी बन सकते हैं, जैसे पहला वाला है उसमें हो सकता है 7 महीने का अकाउंट बन रहे हो, या हो सकता है 13 महीने का अकाउंट बन रहे हो। तो पहले को छोड़ के आप हमेशा 12-12 महीने के अकाउंट बनाते हैं। 12 से ऊपर बनाने पड़ जाएं तो रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगला स्टेप, बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी के चंद बड़े अप्रूव करेंगे। मेंबर्स की बात नहीं हो रही, बड़ों की बात हो रही है। ये बड़े कौन होंगे? डायरेक्टर्स। तो ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी मीटिंग में। मेंबर्स के सामने लाने से पहले अपनी मीटिंग करके उसमें इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर अपने साइन करेंगे इस पे। चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर पे साइन करेंगे। कम से कम का मतलब है ज्यादा करना चाहे तो मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बंदे नजर आने चाहिए साइनिंग में, एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो और एक डायरेक्टर हो। चीफ एग्जीक्यूटिव तो खुद बहुत डायरेक्टर होता ही है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव उस इंतहाई जरूरी टाइम पे मुल्क से बाहर है तो यही एक एक्सेप्शन है जिसमें उसकी जगह कोई और डायरेक्टर साइन करेगा, वरना हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव से साइन होने चाहिए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बीमार हो तो भी उसने साइन करना है। सिर्फ मुल्क से बाहर की एक्सेप्शन है कि अगर वो मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसकी जगह कोई और डायरेक्टर साइन करेगा। आप कम से कम 2 डायरेक्टर उसको साइन करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे उनका जो सीएफओ है, जो अकाउंट्स को समझता है, वो भी उसके ऊपर साइन करेगा। ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट समझ आई? ये लाइन मैं स्किप कर रहा हूं, ये वाली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसएमसी शैल बी साइंड बाय 1 डायरेक्टर। कुछ लोग वो लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे क्यों स्किप की, तो इसीलिए स्किप की, थोड़ा आगे जाके वो वाली लाइन ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एसएमसी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां कम से कम 2 डायरेक्टर साइन नहीं करेंगे। क्यों है? तो इन्होंने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन बताई कि एसएमसी में एक बंदा साइन करेगा। तो साइनिंग हमें समझ आ गई। तो साइनिंग का रूल ये है कि डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करें, कम से कम एक डायरेक्टर। मुल्क से बाहर है चीफ एग्जीक्यूटिव तो 2 डायरेक्टर साइन करें कम से कम, और सीएफओ साइन करेगा अगर लिस्टेड कंपनी होगी, और अगर सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो वो एक डायरेक्टर साइन करेगा। हो गया। अब करवाएंगे इसका ऑडिट।
ये जो अकाउंट्स इन्होंने देख के ओके करके अपनी तरफ से अप्रूव कर दिए हैं, इसका ऑडिट करना है एक ऑडिटर ने। सच अकाउंट शैल बी ऑडिटेड और ऑडिट रिपोर्ट इन अकाउंट्स के साथ जोड़ दी जाएगी। अब जब भी मेंबर्स को अकाउंट देंगे तो साथ ऑडिट रिपोर्ट जुड़ी हुई होगी, आप ऑडिट करवाएंगे। अब सवाल ये कि क्या सब लोग ऑडिट करवाएंगे? उन्होंने कहा ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट है ये एप्लीकेबल नहीं है ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो 1 मिलियन से ऊपर नहीं है, यानी कि जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर रहा, गरीब प्राइवेट कंपनी, 10 लाख रुपए या उससे छोटे कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनी। तो सारी कंपनियों ने, सारी पब्लिक कंपनियों ने ऑडिट करवाना है। सारी वो प्राइवेट कंपनी है जिनका कैपिटल, पेड अप कैपिटल 10 लाख से ऊपर है, उन सब ने ऑडिट करना है। ऑडिट कैसे करवाना है, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करना है, वो हम कंपनी लॉ में नहीं पढ़ते, वो हम ऑडिट में कंपनी लॉ का पोर्शन पढ़ते हैं। तो कंपनी लॉ का कुछ पोर्शन हम ऑडिट में भी पढ़े होते हैं, जहां ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उन्होंने बातें बताई हैं, कौन होगा, कहां से आएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अकाउंट्स को ऑडिट होना जरूरी है। हर कंपनी ऑडिट करवाएगी सिवाय उस कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग रुपीज, नॉट एक्सीडिंग का मतलब है 1 मिलियन को से बढ़ नहीं रहा, तो या 1 मिलियन है या 1 मिलियन से कम है। हो गया जी, ऑडिट भी हो गया, अकाउंट्स बन गए, बड़ों ने भी साइन कर दिए, ऑडिटर भाई ने भी देख लिया और उसने भी साइन कर दिया। अब ये सारी चीजें जब तक मेंबर्स अप्रूव नहीं करते थे हम ऐसे कहेंगे ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट कहते हैं एक सेमी फिनिश चीज को, सेमी फाइनल चीज को। तो अब ये एक ड्राफ्ट है, हम क्या करेंगे, हम नोटिस भेजेंगे मेंबर्स को और उनको ये ड्राफ्ट फॉर्म में भेजेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ और एक और रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट, ये 3 चीजें इकट्ठी करेंगे, अकाउंट्स, डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, और ये सारी उठा के मीटिंग से 21 दिन पहले खत भेजना है मेंबर्स को, क्या वो मीटिंग होनी है। तो जब वो नोटिस भेजेंगे ना कि मीटिंग होनी है, उसी नोटिस के साथ अटैचमेंट के तौर पे ये तीनों डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। नॉर्मल केस, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी इन 3 चीजों के साथ ऐड हो जाएगी। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी अलोंग विद ऑडिटर और डायरेक्टर रिपोर्ट प्लस लिस्टेड कंपनी के केस में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट शैल बी सेंड टू एवरी मेंबर एट लीस्ट 21 डेज। लिस्टेड कंपनी जब ये नोटिस भेजेगी ना तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेगी। आप अगर गौर से देखिए ना तो इस सारे प्रोसेस में एक ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है। कुछ जगह अचानक से लॉ कहता है लिस्टेड कंपनी में ये इजाफी भी याद रखो, और कुछ जगह लॉ कहता है ये चीज उस कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगी। तो हर प्रोसेस में एक प्रोसीजर भी है, एडिशनल रूल फॉर लिस्टेड कंपनी है और कुछ एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस है। तो इसको ना सिर्फ याद करना है बल्कि टेक्निकल तरीके से याद करना है कि कौन कौन सी जगह किस किस को एग्जेम्पशन है और कौन कौन सी जगह लिस्टेड कंपनी एडिशनली क्या क्या करेगी। लिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा क्या काम करेगी? लिस्टेड कंपनी जिस वक्त मेंबर्स को खत भेज रही है ना और उनको अकाउंट्स और वो सारी चीजें भेज रही है, उस वक्त 3 कॉपीज एसईसीपी को, स्टॉक एक्सचेंज को और रजिस्ट्रार को भी भेज देगी, और एसईसीपी को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेज देगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अखबार में भी इश्तिहार डाल देगी। एक इंग्लिश अखबार में इंग्लिश जबान में और एक उर्दू अखबार में उर्दू जबान में ये नोटिस जाएगा कि हमारी एजीएम होने जा रही है। तो नोटिस से रिलेटेड रूल्स ये हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट भी साथ भेजने हैं और लिस्टेड कंपनी के केस में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी ऐड कर देनी है, और लिस्टेड ही कंपनी के केस में बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज भी हैं, और लोगों को बुलाना है कि आ जाओ एजीएम पे। अब यहाँ डिबेट शुरू हो जाती है कि एजीएम की टाइमलाइन क्या होगी, एजीएम आप कब करेंगे। तो जो कंपनी की पहली एजीएम होगी वो 16 महीने ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर होगी। जिस दिन कंपनी वजूद में आई है उसके 16th मंथ के अंदर पहली एजीएम करानी है, चाहे 7वें महीने में करा लें चाहे 16वें महीने में कराएं। ये इसलिए टाइम ज्यादा रखा है कि पहली दफा जब कंपनी बनती है तो कंपनी एग्जैक्टली 1 जुलाई को तो नहीं पैदा होती, कोई 7 जुलाई को बनी होगी, कोई 31 अक्टूबर को बनी होगी, कोई 32 फरवरी को बनी होगी। तो ये नमाज से बैठे हुए हैं जाना, उन्होंने कहा कि ठीक है आगे चलें। तो जो जिस वक्त बनी होगी वो देखेगी कि अब हम क्या करें। भाई मई में कंपनी बनी है, वो सोचेगी कि महीने बाद क्या अकाउंट बनाने हैं। एक काम करते हैं 13 महीने के अकाउंट बना लेते हैं और पहली एजीएम कर लेंगे। लॉ ने तो 16 महीने का टाइम दे दिया हमें। और एक कंपनी जो बनी होगी फर्ज करें सितंबर में, तो वो सितंबर से लेके अगले जून तक के 9 महीने के अकाउंट्स बनाए, 9-10 महीने के, और
अपनी एजीएम करा ली। तो पहली एजीएम में रिलैक्सेशन दे दी कि पहली एजीएम के लिए खुला डुल्ला टाइम है 16 महीने, आपकी पैदाइश से लेके 16 महीने तक किसी भी वक्त पहली एजीएम करो और जो पहले पहले अकाउंट्स हैं वो पहली एजीएम के सामने रख दो। डन। अब सब्सिक्वेंटली क्या होगा? सब्सिक्वेंटली वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, हर साल एक दफा एजीएम हो रही होगी, हर कैलेंडर ईयर में एक दफा एजीएम हो रही होगी। कैलेंडर मतलब ये जो वो नॉर्मल इंसानों का ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, हर सन में एक दफा 2025, 26, 27। आप लोग तो अकाउंटेंट हैं, आपके तो ईयर ही बदल गए हैं। आपका ईयर अचानक से साल के मिड में शुरू हो जाता है जी, 1 जुलाई से हमारा ईयर शुरू होता है। क्यों? हम अजीब लोग हैं। पाकिस्तान का ईयर भी ऐसे ही चलता है। तो टैक्स ईयर, फिस्कल ईयर, बहुत सारी तरह के आपने ईयर पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कंपनी जो है हर साल एजीएम कराएगी, हर कैलेंडर ईयर में एजीएम कराएगी। कोई कैलेंडर ईयर मिस नहीं होना चाहिए पहली दफा के बाद। पहली दफा तो गुंजाइश थी। अच्छा, उस कैलेंडर ईयर में भी तो 12 महीने होते हैं, वहां क्या टाइमलाइन होगी? उन्होंने कहा भाई आपने करना ये है कि विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये काम करना है। 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका ईयर एंड होगा, जो भी आपका ईयर एंड होगा, अब वो भले जून है भले वो मार्च है, उस ईयर एंड को खत्म हुए 120 दिन का मैक्सिमम टारगेट है। ऐसे 120 दिन में आपको एजीएम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ईयर खत्म होने के बाद हमारे पास टोटल 120 दिन है उसको बनाने के लिए, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, उसके ऑडिट के लिए, और बशमूल वो 21 दिन जो आपने नोटिस भी देना है पहले से। तो टेक्निकली स्पीकिंग कंपनियों के ईयर एंड अक्सर जून 30 पे होते हैं, और अक्सर वो अपने ऑडिट्स वगैरह सितंबर एंड तक खत्म करवा लेते हैं, और अक्टूबर के शुरू में अक्सर नोटिस भेज के अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में एजीएम करा लेते हैं। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो हर साल आप ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर अपनी एजीएम कराएंगे, और एजीएम जिस दफा कराएंगे उससे 21 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। तो नोटिस से पहले आपके ऑडिट और बाकी सारे मामलात पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन नोटिस में जो रिपोर्ट्स लगाएंगे ना, ऑडिट रिपोर्ट फलाना फलाना, उस पर लिख देंगे ड्राफ्ट, ये फाइनल नहीं है, मेंबर्स ने भी अप्रूव नहीं की, तो इसको हम कहेंगे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन। तो हर कैलेंडर ईयर में करना है। फर्स्ट अकाउंट्स के केस में इस तरह से है। अभी जो 120 दिन में आपने करना है, हो सकता है किसी वक्त आपको लगे कि मुश्किल हो जाएगा, हमारा ऑडिट कंप्लीट होने में देर है, हमारे अकाउंट्स में ये मसला है वो मसला है, तो आप इसमें एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो एक्सेप्शन ये है कि आप चाहें तो इसमें 30 डेज तक की गुंजाइश ले सकते हैं। किससे लेंगे? रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे और उसे कहेंगे हम एक्सटेंशन चाहिए। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी आ गई तो फिर एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो लिस्टेड कंपनी एससीसीपी के पास जाएगी, बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार के पास। ये टाइमलाइन समझ आई। उसके बाद जिस एरिया पे सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए थी कि अकाउंट्स अप्रूव कैसे होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस सिर्फ ये बता दिया कि अगर जनरल मीटिंग इन अकाउंट्स को ओके ना करे तो ये फैक्ट हमने रजिस्ट्रार को बताना है। लॉ इंतहाई खामोश है कि अकाउंट्स अप्रूव कैसे होंगे, मीटिंग में डिस्कशन कैसे होगी, क्या डिबेट होगी, कौन क्या कहेगा, किस तरह से होगा, कितने लोग ओके करेंगे तो अकाउंट्स अप्रूव होंगे, कितने नहीं करेंगे, हमारी किताब ने हमें कुछ नहीं बताया। सिंपल मेजॉरिटी होती है, अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखे जाते हैं, मीटिंग से 21 दिन पहले खत में तो भेज दिया, लोग देख के आए होते हैं। मेंबर आते हैं मीटिंग में, कुछ सवाल पूछते हैं डायरेक्टर से, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। ऑडिटर के लिए भी जरूरी होता है कि वहां पे आए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑडिटर भी वहां मौजूद होता है, मेंबर्स के सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। अकाउंट्स उन्हें देखे होते हैं, एक इंडिपेंडेंट बाहर के बंदे ने ऑडिट भी किया होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के, उन्हें भरोसा भी होता है, वो अपने 2-3 सवालों के जवाब ले लेते हैं, और उसके बाद वो एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमने स्पेशल पढ़ी थी पीछे, ऑर्डिनरी होता है आधी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन हाफ लोग अगर ओके कर देंगे तो वो अकाउंट्स अप्रूव हो जाएंगे और वो अकाउंट्स हम जमा करा देंगे रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर आधे से ज्यादा लोग उस पर एग्री ना करें और झगड़े पे मीटिंग खत्म हो तो अकाउंट्स अप्रूव नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हमने रजिस्ट्रार को जमा नहीं कराने हैं, ये जब तक झगड़ा सॉल्व नहीं होता हमने फिर भी रजिस्ट्रार को जमा कराने हैं, लेकिन उसको बताना है कि ये अकाउंट्स मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किए। तो जनरल मीटिंग यानी कि मेंबर्स की जो मीटिंग है डज नॉट अडॉप्ट दीज अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को ओन नहीं करती, द फैक्ट शैल बी मेंशन टू रजिस्ट्रार अलोंग विद सच कॉपीज। अब एजीएम भी खत्म हो गई। अब आखिरी स्टेप ये है कि अब आपने ये अकाउंट्स और ये सारी चीजें उठा के रजिस्ट्रार को कह देना है कि अब ये फाइनल चीजें ये तुम देखो। आप अगर देखें तो लिस्टेड के अलावा तो किसी ने अभी तक अथॉरिटीज को बताया ही नहीं था कि हमारे अकाउंट्स वगैरह में क्या है, और लिस्टेड ने भी जो कॉपी भेजी तो उस पर लिखा था ड्राफ्ट, फाइनल नहीं है।
अब फाइनल हो गया है। मीटिंग के बाद जब आप भेजते हैं तो उसको ऑफिशियली फाइलिंग बोला जाता है। अक्सर लोग गलती से वो मेंबर्स को नोटिस भेजने को फाइलिंग बोल देते हैं। एक अप्रूवल होता है वो मेंबर्स करते हैं, और एक ऑथेंटिकेशन होती है वो डायरेक्टर्स करते हैं। वो अब जिम्मेदारी लेते हैं और यहां मेंबर्स ओके करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फाइलिंग, कंपनी एक कॉपी इस अपने अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साइंड एज पर रिक्वायरमेंट जो ऊपर हमने पढ़ा भेज देगी रजिस्ट्रार को 30 डेज ऑफ एजीएम के अंदर, अगर लिस्टेड कंपनी है, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो 15 डेज के अंदर। ये फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई करेगी ऐसी प्राइवेट कंपनी को जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम है, 10 मिलियन को क्रॉस नहीं करा, 10 मिलियन या उससे कम है। यानी कि हम कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां सालाना जो अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं वो भेज दें किसको, रजिस्ट्रार या ठीक है, नहीं रजिस्ट्रार, ये भेजना ही रजिस्ट्रार को है। दिनों का फर्क है लिस्टेड वगैरह में, लेकिन फाइलिंग रजिस्ट्रार के पास हो रही है। एससीसीपी को हमने उस वक्त भेजा था सिर्फ लिस्टेड कंपनी की केस में, तो फाइलिंग हमेशा रजिस्ट्रार के पास होगी। तो रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग 15 दिन में करें या 30 दिन में, ये डिपेंड करता है आप लिस्टेड है या अनलिस्टेड। अब सारी कंपनियों ने अपने सालाना अकाउंट्स हमेशा उठा के फाइल करने अप्रूवल के बाद या नॉट अप्रूव स्टेटस के साथ। बट अगर एक कंपनी छोटी है, और यहां छोटी की डेफिनेशन डिफरेंट है, 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल, 1 करोड़ के अंदर अंदर वाली कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कि वो रजिस्ट्रार को अपने अकाउंट्स भेजे। अब ये रिलैक्सेशन इसलिए दे दी कि खामखा रजिस्ट्रार के पास भी ना रश पड़ जाए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और उन्हें लगता है कि ठीक है यार 1 करोड़ से छोटी कंपनी, अब क्या उसके एक एक हिसाब किताब वगैरह देखें। अब एक प्रॉब्लम आ गया, अगर एक प्राइवेट कंपनी है और वो 1 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल है उसका, तो उसने ऑडिट भी नहीं कराया, और 1 मिलियन से कम का मतलब है 10 मिलियन से भी कम है, उसने अकाउंट भी नहीं भेजे, तो इस कंपनी में जो सियाने लोग होंगे वो दूसरे से कहेंगे यार पूछना तो है किसी ने नहीं, तो बनाते ही नहीं, ना बनाते हैं ना जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनके शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो जाए कि ये लोग तो अकाउंट्स ही नहीं बनाते। तो वहां लॉ ने ऑथेंटिकेशन में एक नया पॉइंट रखा जो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। अब फॉर प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ अप टू 1 million, financial statement shall be accompanied, shall be added by an affidavit, हल्फिया बयान, by chief executive अगर उसने साइन की है, या by any director अगर अकाउंट्स में कम से कम 2 बंदों ने साइन किए हैं, that financial statement have been approved by the board। प्राइवेट कंपनी के 1 मिलियन से छोटे शेयर कैपिटल में ये एक हल्फिया बयान देंगे कि हम लोगों ने ना सिर्फ अकाउंट्स बनाए हैं, देखे हैं, उनको ओके भी किया है, क्योंकि बाहर के बंदे ने तो ऑडिट भी नहीं करना और आपने रजिस्ट्रार को जमा भी नहीं कराना। तो जब इतना इजी कर देंगे तो वो सिरे से ही अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। तो उनको डरा दिया कि तुम लोग एक स्टेटमेंट राइटिंग में एफिडेविट दे दो, हल्फिया बयान दे दो कि अकाउंट्स पड़े हुए हैं और तुमने देखे हैं, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो हम आके अकाउंट्स चेक कर सकें। डन। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस है जो किताब में डिफरेंट सेक्शंस में बिखरा हुआ है। कहीं वो अप्रूवल के ऊपर बात कर रहे हैं, कहीं वो ऑथेंटिकेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहानी इसलिए पूरी सुना दी है कि जहन में एक इमेज बना हुआ हो। आइए, अपने एक दफा अजीबोगरीब सा सवाल पूछा, उसने कहा कंपनी है वो अपनी एजीएम कराना चाह रही है, एजीएम से पहले और एजीएम के बाद का प्रोसेस बता दो, और अगर खुदा ना खास्ता वो लिस्टेड बोल दें तो प्रोसेस में वो और लाइनें भी ऐड। जब तक उन्होंने खुद नहीं लिस्टेड का, हमने लिस्टेड वाली एडिशनल लाइनें पी जानी है, तो अगर इसमें से आप लिस्टेड निकाल दें तो ये आधा रह जाता है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट तो लिस्टेड की अलग से हैं। लिस्टेड में अलग अलग क्या था, यहां पे सीएफओ भी साइन कर रहा था, फिर न्यूज़पेपर में भी दे रहे थे, फिर अथॉरिटीज को भी अलग से भेज रहे थे, फिर चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी अलग से डाल दी थी, फिर एक्सटेंशन के लिए लिस्टेड कंपनी ने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है, और फिर उसकी लिस्टेड कंपनी की टाइमलाइन भी डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस में लिस्टेड कंपनी ने ओवर एंड अबव कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करनी है। फिर एक्सेप्शन भी समझ आई कहां क्या क्या एक्सेप्शन है। नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा, अगर 12 महीने से बड़े अकाउंट्स बनाने रजिस्ट्रार से पूछने, ये एक्सेप्शन हमने पढ़ी। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है तो कोई और बंदा साइन करेगा, ये एक्सेप्शन पढ़ी। 1 मिलियन से छोटी कंपनी है, एफिडेविट देना पड़ेगा, ये एक अलग से हमने एक्सेप्शन पढ़ी। 120 दिन में नहीं कर सकते एजीएम, तो एक्सटेंशन की एक्सेप्शन। तो डिफरेंट एक्सेप्शन सारे प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी सी करके चल रही हैं।
सारी कंपनियों ने एजीएम करानी है? नहीं, इसकी भी एक्सेप्शन है, एसएमसी ने नहीं करानी है। सिंगल मेंबर कंपनी अपने तमाम मेंबर्स को नहीं बुलाएगी ये बताने के लिए कि कंपनी में क्या चल रहा है। समझ आ रही है ये एक बंदा उसने क्या, तो ये सारी बात समझ आई। अब ये दो मेन बड़े टॉपिक कवर हो गए। अब आगे अगर कोई थोड़ी सी टेक्निकलिटी है तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, बाकी बच्चों वाले टॉपिक हैं। ये खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली अकाउंट्स। क्वार्टर मतलब 3 महीने, क्वार्टर साल में 4 होते हैं, तो क्वार्टर का मतलब है 3-3 महीने। याद रहे ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है क्वार्टरली अकाउंट्स में, बाकी कंपनी को अप्लाई नहीं करना। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को ये कहा गया है कि आपने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने हैं। क्वार्टर होते हैं साल में 4, तो पहला क्वार्टर 3 महीने बाद एंड हो जाएगा, दूसरा क्वार्टर 6 महीने बाद एंड हो जाएगा, तीसरा 9 महीने बाद एंड हो जाएगा, और चौथा तो फुल ईयर है उस पे एंड होगा। अब इन सबकी थोड़ी सी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर है इसमें 3-3 महीने का डाटा होगा। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में 3-3 महीने का डाटा। जो सेकंड क्वार्टर है उस वक्त तक आधा साल गुजर चुका है, तो फिर हम उनको 3 नहीं, हम उनसे कहेंगे आप 6 महीने का ही अकाउंट्स बना दो, हाफ ईयरली अकाउंट्स। तो जो सेकंड क्वार्टर है वो सेकंड नहीं, वो हाफ ईयरली कहलाएगा, और पहला और तीसरा बन जाएगा क्वार्टरली अकाउंट्स। और जो चौथा क्वार्टर है उस पर हम कहेंगे भाई पूरे 12 महीने का अकाउंट बना दो, वो बन जाएंगे फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के क्वार्टरली अकाउंट्स हैं, सेकंड के हाफ ईयरली अकाउंट है, और फोर्थ के फुल ईयर के अकाउंट्स हैं। अगली बात, कोई इसे चेक करेगा या नहीं करेगा, फुल ईयर के अकाउंट्स का तो ऑडिट होना लाजमी है। हाफ ईयर भी अहम चीज है लेकिन फुल ईयर जितनी नहीं है, तो वहां रिव्यू, लिमिटेड स्कोप रिव्यू कहलाता है। आईकेएप और एससीसीपी ने मिलकर क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जिससे थोड़ा सा हल्के लेवल का ऑडिट हो। जब आप ऑडिट में आते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि रिव्यू थोड़े से हल्के प्रोसीजर्स को कहते हैं, तो इनका रिव्यू होगा, इनका ऑडिट होगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर की ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिव्यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जब कंपनियां क्वार्टरली अकाउंट बनाएंगी तो ये तो मर जाएंगी बेचारी। पहले ही साल के आपने अगर 50,000 लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेल करने हैं तो इतना बड़ा खर्चा, और अब आपने क्वार्टरली भी भेजना शुरू कर दिए तो भी बड़ी मुसीबत। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने वेबसाइट पे डालने होते हैं, घर नहीं भेजने होते हैं। लेकिन कोई भी भूला भटका मेंबर ये कहे कि मेरा हक था कि मुझे मेरे अकाउंट्स मिले, तो उसको हार्ड कॉपी बगैर खर्चे के उसके घर पहुंचानी पड़ेगी अगर कोई एतराज कर दे। अदरवाइज आप क्वार्टरली अकाउंट्स उठा के कहां डाल देंगे? वेबसाइट पे। अब सारा अकाउंट बना के प्रोसेस अप्रूवल वगैरह में टाइम लगता है, तो कितने अरसे तक वेबसाइट पे डाल देने, अलग अलग टाइमलाइन है। फर्स्ट की 30, इसकी 60, इसकी 30, इसकी 120, अलग अलग टाइमलाइन है। मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूं कि अगर आपने याद रखना है इसको तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जितने महीने के अकाउंट्स हैं, अगर इधर एम की जगह मैं ओ लिख दूं, 0 लिख दूं, 30, 60, 30, 120, तो वही 30, 60, 30, 120। तो जितने महीने उन्होंने उसी का मल्टीप्लायर लगाया है कि जितने महीने हैं मल्टीप्लाई बाय सॉर्ट ऑफ 10, तो वो 30 दिन 60 दिन इतने दिनों में अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देना है। ये क्वार्टरली अकाउंट्स वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, और एससीसीपी को आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्ट्रार को अलग से भी भेज देंगे, और फिजिकल फॉर्म में भी डिस्पैच कर देंगे। अगर किसी मेंबर ने कहा बगैर पैसे लिए उसको फिजिकली भी अकाउंट्स मिल जाएंगे। अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट फाइनल अकाउंट्स की क्वार्टरली अकाउंट्स पे भी उसी तरह से उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। उसी तरह से वो वाले ही बड़े उस पे साइन करेंगे जो नॉर्मल अकाउंट्स पे साइन करते हैं। और लिस्टेड कंपनी में वो बड़े कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव, कम से कम एक डायरेक्टर और सीएफओ, वही लोग इसको साइन करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ वेरी फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ एक सिचुएशन में एक्सटेंशन अलाउड है। वो सिचुएशन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब अगर मैं कंपनियों को मंथ वाइज देखूं तो अगर कंपनी का जून 30 ईयर एंड है तो जो पहला क्वार्टर होगा वो कौन से महीनों का होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 30 तक बना हुआ होगा, 30 दिनों में डालना है वेबसाइट पे, तो 30 दिन जरा ऐड करें इसमें। 30 सितंबर में 30 अक्टूबर। इसका मतलब है कि कंपनी का जब एक साल शुरू होगा तो जो उसका पहले क्वार्टर का डाटा है वो 30 अक्टूबर के आसपास पब्लिकली डिस्प्ले हो जाया करेगा। और ये तो मैक्सिमम है ना, हो सकता है 27-28 अक्टूबर को कर दें। अच्छा, जरा पीछे वाले साल पे वापस चलते हैं जो जून 30 पे खत्म हुआ है।
उसकी एजीएम कितने अरसे में होनी है? 120 डेज। अब 30 जून से 120 दिन गिनती करें, 28 अक्टूबर। तो इसका मतलब है पिछले साल के फुल फ्लेज अकाउंट्स भी तकरीबन उन डेट्स पे मार्केट में आ रहे होते हैं जब अगले साल का पहला क्वार्टर आ जाता है। समझ रहे हैं? अब जुल्म सोचें, पिछले साल की एजीएम लेट हो जाए 30 दिन से, तो पिछले साल के अकाउंट्स तो सामने आए हुए नहीं है, इस साल का पहला क्वार्टर मार्केट में मौजूद है, तो ये अजीब सा हो जाएगा। यूजर्स कहेंगे यार क्या मजाक हो रहा है, पिछला साल तुम्हारा क्लोज नहीं हुआ, तुमने अगला क्वार्टर हमें लाके दे दिए। तो फॉर दिस वेरी ओनली रीजन एक्सटेंशन इज अलाउड इफ प्रीवियस ईयर एजीएम इज एक्सटेंडेड। सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से ये वाले में एक्सटेंशन अलाउड है, उतनी ही जितनी आपको एजीएम में मिली है। अगर आप एजीएम एक्सटेंड करनी पड़ गई तो फिर आप फर्स्ट क्वार्टर को एक्सटेंड करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि फाइनल अकाउंट्स आने से पहले लोगों को आप अगले दफा के पहले क्वार्टर के अकाउंट्स देते हैं। मैथमेटिकली तारीखों के हिसाब से आपको बात समझ आई है जो मैंने समझाने की कोशिश की है? समझ आ गई है? ये टॉपिक भी कवर हुआ। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा टॉपिक पहले ले आते हैं, रिटर्न, एनुअल रिटर्न। सबसे आखिरी टॉपिक है, छोटा सा है, मतलब किताब का आखिरी टॉपिक है, हमारा तो चौथा है। एनुअल रिटर्न, एनुअल मतलब सालाना, और रिटर्न मतलब गोशवारे। जैसे टैक्स रिटर्न होती है, टैक्स के गोशवारे, इसी तरह से गोशवारे क्या मतलब क्या होता है? डिटेल्स, जिसमें आप कुछ गोश गुजार करना चाहते हैं लोगों को, तो आपके जो कंपनी के टैक्स के मामलात जब आप लिखत पढ़त में सामने रखते हैं तो वो टैक्स के गोशवारे बन जाते हैं, वो टैक्स की रिटर्न होती है। इसका मतलब है रिटर्न एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन एक बंदे की तरफ से दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो कंपनियों को उन्होंने कहा कि आप सालाना रिटर्न बनाएं, और भाई कंपनी सालाना अकाउंट्स तो बना ही रही है ऑलरेडी, लेकिन अकाउंट्स में बातें होती हैं जो आईएएस ने बताई होती हैं। एसेट्स बताओ, लायबिलिटी बताओ, इम्पेयरमेंट बताओ, डेप्रिसिएशन बताओ, फिक्स एसेट का स्केड्यूल दो, फलाना करो फलाना करो, ये मसले हैं अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं होती। रजिस्ट्रार ने तो ट्रैक रखना है कंपनियों का, तो ये लोग ये चाहते हैं कि सालाना तमाम कंपनियां एक खास तरीके से हमें अपनी इंफॉर्मेशन भेजें। ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन करना ये होता है कि आपने अपने ऑथराइज कैपिटल की डिटेल भेजनी होती है, पेड अप कैपिटल की डिटेल भेजनी होती है, अपने तमाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट भेजनी होती है, तमाम डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट भेजनी होती है, कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर कौन है, सीएफओ कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ऑडिटर कौन है, फलाना बंदा कौन है, फलाना कौन है, पेड अप कैपिटल कितनी कैटेगरी के, उन कैटेगरी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने ये सारी डिटेल्स सालाना एक दफा भेजनी है। और वो एक दफा आइडियली वो टाइम होना चाहिए जब आपका साल क्लोज हो रहा है या जब आप साल क्लोज करके दुनिया को बता रहे हैं, यानी कि एजीएम। तो जो एजीएम वाला दिन है ना, उस दिन की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपने सालाना जमा करानी है कि आज के दिन इतने हमारे मेंबर्स थे, इतने डिबेंचर होल्डर थे, ये शेयर कैपिटल था, ये डायरेक्टर थे, ये फलाना था, ये फलाना था, ये फलाना था। तो टेक्निकली एनुअल रिटर्न में आप सालाना अपडेट्स दे रहे हैं रजिस्ट्रार को कि हमारी कंपनी में पिछले साल से इस साल ये तब्दीली आ चुकी है। अब फर्ज करें एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, वो थी ही 3 मेंबर से बनी, उसको ऑथराइज और पेड अप कैपिटल जितना साल पहले था अभी भी वही है, जो पिछली बार ऑडिटर था अभी भी वही है, जो पहले कंपनी सेक्रेटरी था अभी भी। छोटी कंपनियों में इतने ज्यादा चेंजेस तो नहीं आती हैं, सारे जो शेयर होल्डर्स थे वो भी वही हैं। तो फिर अगर एक छोटी कंपनी है तो वो और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, या समझे बड़ी कंपनी भी और उसमें चेंज ना आई हो, तो आपने एनुअल रिटर्न के बजाय एक खत भेजना है जिसमें कहेंगे कि मैं नहीं भेज रहा एनुअल रिटर्न, यानी कि मेरी पिछले साल वाली ही रिटर्न समझ लो कि इस दफा भी वही सारी बात है। अगर कंपनी बहुत छोटी है, 3 मिलियन से भी कम है, अभी बहुत छोटी का स्टैंडर्ड भी लो का ना, हर जगह फर्क हो जाता है, भाई कोई एक स्टैंडर्ड तो रखो। तो अगर 3 मिलियन से छोटी कंपनी है तो उसको ये खत भेजने की भी जरूरत नहीं है कि कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव कंफर्मेशन, रजिस्ट्रार को कुछ नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्रार ऑटोमेटिकली अज्यूम करेगा कि उस कंपनी ने जो पिछले साल जमा कराया था वही इस वक्त भी होगा। तो एसएमसी भी बचत में जा सकती है और छोटी कंपनी बचत में जा सकती है। मैंने कहा ये एजीएम वाले दिन अपडेट होनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि एजीएम वाले दिन भेज देनी है, एजीएम वाले दिन की एज एट एजीएम अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, अगर किसी वजह से आपकी एजीएम एक्सटेंड होते होते अगले साल में चली गई, अगले कैलेंडर ईयर में चली गई, तो चूंकि इस रिटर्न का नाम है एनुअल रिटर्न,
तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगा, फिर हम एजीएम को भूल जाएंगे, फिर 31 दिसंबर पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन उनको भेज देंगे। बात समझ आई? किताब से जस्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो, साल में एक दफा प्रिपेयर करेंगे और फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास एक एनुअल रिटर्न, जिसमें वो पर्टिकुलर्स होंगे जिस स्पेसिफाइड फॉर्म में होंगे। इसमें फॉर्म ए फॉर्म बी होता है, हैविंग शेयर कैपिटल का है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का, उसके लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस ने हमें तकलीफ नहीं दी। किस दिन? अपडेटेड एज ऑन डेट ऑफ एजीएम, नहीं तो लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड, या हेल्ड हुई तो अभी तक अगर कंक्लूड नहीं हुई है और 31 दिसंबर पहले आ गया तो फिर 31 दिसंबर आपका डेडलाइन बन जाएगा। एनुअल रिटर्न फाइल कर देंगे रजिस्ट्रार के पास 30 डेज के अंदर अंदर, उस डेट से जो भी डेट है। अब फाइल करने का जो टाइमलाइन है वो 30 दिन है। किस दिन की इंफॉर्मेशन होगी? वो एजीएम है या कैलेंडर ईयर का लास्ट डे है। लिस्टेड कंपनी पे स्पेशल रीजन देने पे इस 30 दिन में फर्दर 15 दिन की गुंजाइश मिल सकती है। ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे भी वो 15 दिन वाली फाइलिंग में उधर भी लिस्टेड के पास 15 दिन इजाफी थे। तो इधर 30 दिन का टाइम सबके लिए, लेकिन लिस्टेड जरूरत पड़ने पे 15 दिन की एक्सटेंशन ले ले। जितने भी पर्टिकुलर्स आपने इस रिटर्न में डाले हैं वो ऑलरेडी आपके किसी ना किसी रजिस्टर में एंटर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ नए शेयर होल्डर्स आए थे, आपने कहा वो एनुअल रिटर्न का टाइम आ गया, इनको अपने रजिस्टर में बाद में डालते हैं, पहले रिटर्न में डाल दें। वो कहना चाह रहे हैं कि आपका अपना रिकॉर्ड फुली अप टू डेट होना चाहिए और आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है वो आपके रजिस्टर पे भी अप टू डेट हो। नो नीड टू फाइल रिटर्न, रिटर्न जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल्ड। इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रार को एक खास तरीके से कि भाईजान कोई चेंज नहीं है। एसएमसी और छोटी प्राइवेट कंपनी यानी कि 3 मिलियन से नीचे पेडअप कैपिटल वाली, उनको इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। वही सारी बातें जो हमने ज़बानी पढ़ी थी वो यहाँ पे इस तरह से आ रही है। डन। अब एक दरमियाना टॉपिक है, तो वो बड़ा टॉपिक, लेकिन मैं इसे दरमियाना इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा बताने वाला बड़ा कम है उसमें। डायरेक्टर रिपोर्ट। एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, कुछ उसके कंटेंट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है? रट्टा मार लेना है। डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर हर साल जैसे अकाउंट्स बनते हैं, जैसे एनुअल रिटर्न बनती है, जैसे चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट बनती है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऐसी डायरेक्टर भी अपने जज्बात का इजहार करेंगे अपनी रिपोर्ट में, जिसका नाम होगा डायरेक्टर रिपोर्ट। लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से नीचे कैपिटल रखती है और सब्सिडी भी नहीं है पब्लिक की, उसको डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनानी। किताब ने पेचीदा सा रूल दे दिया। एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि बनानी किसने है। हर पब्लिक कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है। अगर कोई प्राइवेट पब्लिक की सब्सिडी हुई तो उसने भी बनानी है। अगर कोई प्राइवेट बड़ी प्राइवेट हुई 3 मिलियन से ऊपर की, उसने भी बनानी है। अब बताएं किसने नहीं बनानी? वो प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडी भी नहीं है और जिसका कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर नहीं है, उसने नहीं बनानी। एसईसीपी कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी भी कंपनी को कह सकता है कि भाईजान आपने डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी दे देनी है। किस कंपनी को कहेगा, कौन सी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होगी, इंशाल्लाह फाइनल में जाके पता लग जाएगा। फिलहाल डायरेक्टर रिपोर्ट लाजमी है, और अगर कुछ खास कंपनियों को कुछ खास किस्म की कोई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनाने का कह दे तो वो खास कंपनियां वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बना देंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट कौन साइन करेगा? वही हजरात। डायरेक्टर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस अगर होगी तो बोर्ड अप्रूव करेगा और साइन कर देगा चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट नहीं लिखा तो चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर इसको साइन करेंगे, और यहां मुल्क से बाहर जाने वाली बात भी नहीं की इन्होंने। ये बात समझ आ रही है? अब सवाल ये कि डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में डालेंगे क्या? एक प्यारा सा डॉक्यूमेंट है, न सिर्फ रट्टा लगाना है बल्कि बड़े ध्यान से रट्टा लगाना है। चूंकि किताब ने डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स 3 टुकड़ों में पेश किए हैं। उन्होंने कहा जितनी भी कंपनियां हैं पब्लिक या प्राइवेट, कम से कम 3 बातें तो बताएंगी ही बताएंगी, और अगर एक पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडी हुई तो इन 3 बातों से ओवर एंड अबव ये कुछ और बातें भी बताएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता लिस्टेड कंपनी हुई तो ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। इसका मतलब है कि अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है लेकिन वो पब्लिक की सब्सिडी नहीं है, तो वो ये इंफॉर्मेशन नहीं देगी, वो सिर्फ अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में 3 बातें बताएगी।
अगर एक पब्लिक है लेकिन लिस्टेड नहीं है तो 3 प्लस ये 8-9 बातें बताएगी। और अगर लिस्टेड भी हुई तो लिस्टेड पब्लिक भी होती है तो वो ये भी बताएगी, क्योंकि वो ऑल कंपनीज में भी आते हैं, वो पब्लिक में भी आती है और वो लिस्टेड में, तो वो दिस प्लस दिस प्लस दिस बताइए। तो पेपर में जहन में रखना है कि उन्होंने अनलिस्टेड पब्लिक के कंटेंट पूछे हैं या लिस्टेड पब्लिक के। जो बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी के कंटेंट है वो पूछ के तो शर्मिंदा करने वाली बात है, वो तो है ही 3 बातें। तो याद भी करना है और दिमाग भी इस्तेमाल करना है कि हाँ भी कौन सी चीज कहाँ, कौन सी चीज कहाँ। अब देखते हैं कि ये है क्या। किताब में पूरे सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने उसको एक सफे पे दिखाने के लिए, ताकि आपके माइंड में नक्शा बन जाए कि हाँ भाई कौन कौन सी चीजें हैं, उसको इस तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, सारी कंपनियां क्या बताएंगी, हर साल वो बताएंगी हमारे बिजनेस अफेयर्स कैसे चले, हमारी कंपनी कैसी चल रही है। फिर इस दफा हम डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे, फिर हमारे रिजर्व्स में क्या प्लस माइनस हो रही है। तमाम शेयर होल्डर्स को 2 बातें लाजमी चाहिए होती हैं। पूरे साल के एंड पे हर ओनर ये जानना चाहता है मेरी कंपनी चली कैसे और मुझे एंड पे पैसे मिले या नहीं मिले, और अगर मुझे नहीं मिले तो कहां गए। याद है वो 2,80,000 जिसमें से अगर हमें 2 लाख मिला तो 80 कहां गया, तो लिखा जाएगा जी डिविडेंड 2 लाख दिया और 80,000 हमने रिजर्व्स। तो रिजर्व्स की मूवमेंट, आज का डिविडेंड और कंपनी की परफॉर्मेंस, ये 3 बातें लाजमी बताएंगी सारी कंपनियां। फिर पब्लिक कंपनी और उनकी जो सब्सिडीज हैं वो एक और लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देगी। डायरेक्टर्स के नाम, ईयर एंड के बाद से डायरेक्टर रिपोर्ट बनाने वाले दिन तक जो जो नई चेंजेस आई हैं, ताकि लोगों को, भाई उनको तो 30 जून तक इंफॉर्मेशन मिल रही है, शेयर कर रहे हैं आप उनको अक्टूबर में, तो दरमियान में 1-2 नए कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उससे मोटिवेशन ही मिलेगी, यार जुलाई में हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अब आगे अगले साल देखना लौट में साथ देंगे। तो ईयर एंड के बाद की चेंजेस, कंपनी या कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी या जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की उसके बिजनेस में क्या मेजर चेंजेस आई इस साल। हमारा ऑडिटर तो नहीं हमारे ऊपर कोई एतराज लगा के गया, ऑडिटर हो सकता है कोई नेगेटिव कमेंट कर दे, उसका जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अकाउंटेंट्स को तो ईपीएस समझ आती है, ठीक है, डाइल्यूटेड वाली या दूसरी वाली, ठीक है, यहाँ आपने बेसिक डाइल्यूटेड दोनों देनी होती है, लेकिन अगेन मतलब हमारे कंटेंट्स में उससे नहीं है। तो अब हमने ये सारी चीजें बताई, प्लस हम बताएंगे अगर हमारी होल्डिंग कंपनी आउटसाइड पाकिस्तान है तो बताएंगे कि हमारी होल्डिंग कंपनी कौन से मुल्क में पाई जाती है। फिर हम अपना शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताएंगे, हमारे बड़े शेयर होल्डर्स कितने, छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो फिर हम लॉसेस की रीजन भी बताएंगे कि जी हमारा लॉस हुआ है, लॉस इस वजह से हुआ है, और अब फ्यूचर में हमारा पूरा इरादा है कि हम प्रॉफिट की तरफ जाएं, हमारे साथ तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर डायरेक्टर्स ने कंपनी के अच्छे कंट्रोल्स को कीप करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं, जो कंपनी के अहम फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं हम उनकी डिटेल्स वगैरह भी बता रहे होंगे। अगर कुछ अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ हमारे बिजनेस में रिस्क हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसमें एक इन्वेस्टर को ध्यान करना चाहिए आने से पहले, हम उसकी डिटेल भी बता देंगे। तो एक लिस्ट ऑफ लॉन्ग इंफॉर्मेशन है जो कि आपने सारी की सारी बतानी है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। अगर आप पब्लिक, कम से कम पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड नहीं है, कम से कम पब्लिक है, ये हो गया। फिर हम आएंगे तीसरी तरफ, इसको दोबारा शेयर करना है। अब तीसरी तरफ आएंगे, अगर हम लिस्टेड भी हैं खुदा ना खास्ता, तो अब करेंगे शशके मशके वाली बातें। हमारे ट्रेंड्स क्या हैं, वो नहीं होते ग्राफ चार्ट बने हुए हैं ऐसे करके, यार ऊपर जा रहा है और जो है ना हमारे प्रॉफिट्स का ये ट्रेंड रहा, हमारे फलाना ये ट्रेंड रहा, वो ट्रेंड्स वगैरह बताएंगे अपने अहम। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, हमने अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या किया, हमने इर्द गिर्द के अपने समाज को, पृथ्वी समझते हैं, yes, अर्थ, ठीक, तो हमने दुनिया को बचाने के लिए क्या किया, हमने समाजी जिम्मेदारियां क्या अदा की। हम एक कंपनी थे, हम इस मुल्क के रिहायशी थे, हमने अपने हमसायों के साथ बुरा तो नहीं किया, हमने अपनी समाजी जिम्मेदारियां जो इस समाज की हमारे ऊपर थी वो हमने सही से अदा की है या नहीं की। फिर अगेन हमारे डायरेक्टर्स, उन्होंने हमारे अहम फाइनेंशियल कंट्रोल्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और एंड पे अगर हमारे पास प्रॉफिट था तो डिविडेंड क्यों नहीं दिया।
और आगे फ्यूचर में क्या वादा है हमारा, हम डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। तो 5 इजाफी बातें। की ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, डायरेक्टर का फाइनेंशियल कंट्रोल्स में क्या किरदार है, और कंपनी के अगर प्रॉफिट्स थे तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, और डिविडेंड की फ्यूचर आउटलुक क्या है। अगेन ये टेबल याद नहीं करना, याद आपने पूरे वाले जुमले करने हैं क्योंकि वहां फुल करके लिखा हुआ है, यहां सिर्फ इसको एक सफे पे दिखाने के लिए उसको स्मार्ट करके दिखाया है। डायरेक्टर रिपोर्ट समझ आई। फाइनली हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अभी यहाँ कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि इसमें उतर गए तो फिर कहानी खत्म ही हो जाएगी। जो लिक्विडेटर का बताया है, ठीक है, उसने वाइंडिंग अप खत्म होने तक, जिस वक्त कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं हो जाता ना, तब तक लिक्विडेटर ने संभाल के रखना है। उसके बाद लिक्विडेटर आजाद हो जाता है। उसके बाद ना रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का एक सेक्शन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है जी। बात समझ आ रही है। इस चैप्टर में टेक्निकल बातें कम हैं और रट्टा मारने वाली बातें ज्यादा है। दिस चैप्टर इज मोर ऑफ अ क्रैमिंग। पूरे चैप्टर में अगर मुझसे को पूछे कि कोई प्रॉपर हैवी टेक्निकल बात, तो वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट है। तो हो जाए खत्म से टक्कर। मेन अकाउंट समझ आ गया हमें, क्वार्टरली अकाउंट समझ आ गए, एनुअल रिटर्न समझ आ गई, बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आ गए, सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपसे क्या शर्माना, आपसे पूछना चाहिए कि ये क्या होता है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ग्रुप के जो अकाउंट्स होते हैं, अगर कहीं होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है, अगर कोई कंपनी होल्डिंग की डेफिनेशन में है, याद है कौन होती है होल्डिंग की डेफिनेशन में, कोई कंपनी तब तक होल्डिंग नहीं हो सकती जब तक कोई दूसरी कंपनी ऐसी ना है जो सब्सिडरी। तो हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपने अकाउंट्स के अलावा ग्रुप अकाउंट्स भी बनाएगी। अपने अकाउंट्स का मतलब है वो उस कंपनी के रिकॉर्ड्स, ग्रुप का मतलब है वो कंपनी प्लस उसकी फर्ज करें 2 सब्सिडरीज हैं, तो मैं और दोनों सब्सिडरीज हम सबके मिला के इतने एसेट्स, हम सबके मिला के इतनी लायबिलिटीज, हम सब ने इतनी सेल की, हमारी आपस में इतनी ट्रांजैक्शन थी, और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ने जो तरीका बताया है, जो फोर्स कैजुअल ने हमें रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, कंपनीज एक्ट का फोर्स कैजुअल उसने बताया कि इनके अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, हमने उस तरीके से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने हैं, ग्रुप अकाउंट्स। अब इस चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें पढ़ी थी, वो मोटाटिस मोटांडिस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। अगेन लीगल टर्म है, मोटाटिस मोटांडिस का मतलब है एज इट इज। तो अगर आप पूछेंगे सर इनको साइन कौन करता है, मैं कहूंगा मोटाटिस मोटांडिस। सर इनको फाइल करना है, मैं कहूंगा मोटाटिस मोटांडिस। सर क्या इनको ऑडिट होता है, मोटाटिस मोटांडिस। क्या ये मेंबर्स को मेल की जाती हैं, मोटाटिस मोटांडिस। क्या रजिस्ट्रार को भी जमा कराते हैं। तो सिंपली मोटाटिस मोटांडिस बोल देने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। यानी कि जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ा है वो सब इनके साथ होगा, इनका ऑडिट भी होगा, इन पे साइन भी होगा, इनके अप्रूवल भी होगी, मेंबर्स को भी भेजेंगे, एसईसीपी को भी भेजेंगे, वो सारे काम करेंगे। याद रहेगा। बनाएंगे कैसे, फोर्स कैजुअल के मुताबिक और आईएएस के मुताबिक। ये भी कंपनी लॉ बेचारा पुराना है, इसको भी आईएफआरएस का नहीं पता लगा, तो ये कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन आप समझ जाएंगे इसका मतलब है जितने भी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब एक अहम मरहला, जब आप ग्रुप अकाउंट्स बनाएंगे और सारी कंपनियों को जोड़ेंगे तो एक प्रॉब्लम है, हो सकता है सबका ईयर एंड फर्क हो। अगर तो सबका ईयर एंड जून 30 है तो आराम से जून 30 पे सबको जोड़ा और कंसोलिडेटेड अकाउंट बना दिए। एक बात तो तय है, इस पूरे ग्रुप में 2 सब्सिडरी और एक होल्डिंग, सबसे तगड़ा कौन, और ये अकाउंट्स कौन अपनी बुक्स में दिखा रहा है, होल्डिंग। तो होल्डिंग अपने ईयर एंड पे अपने वाले 12 महीने के ये अकाउंट्स बनाएगा और पलट के देखेगा सब्सिडरियों को। अगर तो सब्सिडरियों का ईयर एंड सेम है तो उनके भी वही 12 महीने जुलाई से जून तक के, और अपने भी 12 महीने जुलाई से जून तक के, उनको कंसोलिडेट कर देगा। लेकिन अगर पलट के वो अपनी सब्सिडरी को देखे और सब्सिडरी बहुत पीछे हो, तो लॉ ये कहता है कि अगर होल्डिंग के ईयर एंड से सब्सिडरी का ईयर एंड 90 दिन से ज्यादा के फासले पे है तो ये बड़ा फासला है। अगर तो महीने पीछे उनके अकाउंट खत्म हुआ, कोई टेंशन नहीं है, उनके 12 महीने पकड़े, अपने 12 महीने पकड़े, जोड़ दें, खैर एक आध महीने की, लॉ को इससे मसला नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपके ईयर एंड और आपकी सब्सिडरी के ईयर एंड में मोर देन
90 डेज का फासला है। तो सब्सिडरी को बोलें कि अपना ईयर एंड होने के बाद से वहां से लेके हमारे ईयर एंड तक के अकाउंट्स बना के दे। मैथमेटिकली स्पीकिंग जून 30 हमारा ईयर एंड है, जून 30 2025। दिसंबर 31 2024 को उनका ईयर एंड हुआ था, 6 महीने पहले। हमें 12 महीने के ग्रुप अकाउंट्स चाहिए। ये 12 महीने होंगे 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। अब मेरी होल्डिंग कंपनी के तो अकाउंट्स उन्हीं 12 महीने के हैं, लेकिन वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अकाउंट्स हैं दिसंबर तक के। तो अब मैं उसको कहूंगा कि तुम दिसंबर तक के तो मुझे अकाउंट्स पकड़ाओ, उसमें से मैं लूंगा 6 महीने का डाटा और उनसे कहूंगा तुम दिसंबर से मेरे जून तक के नए अकाउंट्स बनाओ। क्योंकि उसने तो अपने एनुअल अकाउंट बना के क्लोज करके अपनी एजीएम कर दी होगी, अब सुकून से चल से बैठा होगा। हम उसे कहेंगे कि ये 6 महीने का इजाफी डाटा हमारे लिए तुम बना के हमें दो। वो एक अकाउंट्स हमारी फरमाइश पे हमारे लिए बनाएंगे और हमें भिजवा देंगे। हम उनके वो अकाउंट्स पकड़ेंगे, अपने अकाउंट्स के साथ कंसोलिडेट करेंगे और ग्रुप अकाउंट्स बना देंगे। याद रहेगी बात। फिर इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, सब्सिडरी के अकाउंट्स के ऊपर ऑडिटर एतराज कर गया था। सब्सिडरी के अकाउंट्स थे, सब्सिडरी थी छोटी सी गरीब सी कंपनी थी, 10 लाख के एसेट्स है। उन 10 लाख के एसेट्स में से ना 3 लाख के एसेट्स में गड़बड़ थी, घपला था। ऑडिटर रिपोर्ट खराब कर गया, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे गया, खराब रिपोर्ट। जब मैं ग्रुप के अकाउंट्स बना रहा हूं तो सब्सिडरी के एसेट्स 10 लाख के हैं और मेरे एसेट्स 25 करोड़ के हैं। तो जब पूरे ग्रुप के अकाउंट्स बनाए तो उन 25.25 करोड़ के एसेट्स में से जो 2 लाख की मिस्टेक है या 3 लाख की जो गड़बड़ है इमेटीरियल हो गई। तो जब मेरा ऑडिटर मेरे ग्रुप के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो वो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट खराब नहीं करेगा। लेकिन जब वो 10 लाख का उसने ऑडिट किया था उसमें 3 लाख का गबन था, कर दी थी। अब सब्सिडरी के जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जब वो उसके ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे वो खराब होगी और जब वो ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे वो साफ होगी। ऑडिटर का तो कोई कसूर नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है। हमने ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो चीज डालनी है जो हमारे सब्सिडरी या अलग अलग कंपोनेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर एतराज लगा गया, उसका हम जिक्र करेंगे अपने पास। याद रहेगा। फर्ज करें आपका ईयर एंड अपनी सब्सिडरी से फर्क है तो लॉ कहता है हर मुमकिन कोशिश करो कि जोड़ लो। हम ताउन करेंगे, नहीं चाहिए 12 महीने के अकाउंट्स, बना देना 15 महीने के अकाउंट बना देना, खैर है। मत करना 120 दिन में एजीएम, जल्दी कर लेना देर से कर लेना। भाई एक मार्च पे खड़ा हुआ और एक जून पे खड़ा हुआ है तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसी का ईयर बढ़ाना पड़ेगा, किसी की एजीएम जल्दी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अगर आप दोनों को कॉन्साइड करना चाहते हैं ईयर एंड को तो आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तरफ से मिल जाएगी। डन। जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए हैं तो। With financial statement of holding company having subsidiary या subsidiaries at year end, आप अटैच करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप की एक सिंगल यूनिट के तौर पे कि ये हमारा पूरा ग्रुप है। Shall comply with disclosure requirement of 4 schedule and IAS, where financial year subsidiary का प्रोसीड करे, पीछे रह जाए होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर से by more than 90 days, ये सब्सिडरी इंटरम क्लोजिंग करेगी होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर के दिन पे। इंटरम क्लोजिंग यानी इंटरम अकाउंट्स बनाएगी अपने ईयर एंड से होल्डिंग के ईयर एंड तक एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। वो आपको प्रोवाइड करेगी और आप फिर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हर ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का रिपोर्ट करेगा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के ऊपर भी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दें कोई भी क्वालिफिकेशन जो ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरी वगैरह में डली हुई है, कोई भी एतराज या कोई भी नोट या कोई भी सेविंग या वो किसी खास तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा है, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। अगेन एक जुमला सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑडिट पर रखा है। आईएएस से 705 या आईएएस से 706 के मुताबिक अगर रिपोर्ट में कुछ मसला आया है तो हम इधर भी बताएंगे, सिर्फ ऑडिट वालों के लिए। अब वापस आते हैं। Every consolidated financial statement shall be signed by same persons, all provision of accounts, filing, वो सारा कुछ उसी तरह से अप्लाई होगा। SECP अगर चाहे तो आपको कह सकता है कि फलाना सब्सिडी फलाना केस में ये सेक्शन मत अप्लाई करो। आप SECP को अप्लाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कंसोलिडेशन, तो अगर कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो तो SECP आपको रिलैक्सेशन भी दे सकता है। उसके अलावा ये सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा अगर होल्डिंग और सब्सिडी दोनों ही गरीब हुए। होल्डिंग कंपनी 1 मिलियन से छोटी और सब्सिडी भी 1 मिलियन से छोटी, तो ये दोनों मिल के भी कोई तूफानी चीज तो नहीं बन जाएंगे। तो अगर ये आगे कहें कि जी वो मेरे 3 लाख के एसेट्स हैं और उसके 50,000 के एसेट्स हैं, तो क्या हम ग्रुप के फाइनेंशियल बनाए?
कहेंगे नहीं बेटा तुम्हारे खेलने की उम्र है, तुम जो है ना क्या क्या बातें कर रहे हो। ग्रुप अकाउंट्स का तो मकसद है ना कि हम दिखाएं कि कितना बड़ा ग्रुप है, उसमें कितने एसेट्स हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, है भी प्राइवेट बेचारी, और उसकी सब्सिडरी इफ बोथ हैव पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन 1 मिलियन। तो अगर प्राइवेट कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी और वो दोनों ही बेचारी गरीब कंपनी और 1 मिलियन से नीचे हैं, तो उनको ये बनाने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस पे लेवल 2 फाइन होगा। फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल ईयर उसकी जितनी भी सब्सिडरीज की हैं वो कॉन्साइड करे, मैच करे, जुड़े किसके साथ, उसके अपने फाइनेंशियल ईयर के साथ। होल्डिंग कंपनी कोशिश करे कि मेरी सारी सब्सिडरियों का ईयर एंड मेरे जैसा हो। एससीसीपी आपकी एप्लीकेशन पे एक्सटेंड भी कर सकता है फाइनेंशियल ईयर, और सच अदर रिलैक्सेशन दे सकता है जो सारे प्रोसेस के लिए जरूरी होंगे। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर वाहिद कोई टेक्निकल बात मैं करने की कोशिश करूं तो ये 90 दिन वाली बात, या वो जो अकाउंट्स में हम ऑडिटर ने जो एतराज किए थे सब्सिडरी के, वो हम अपने मेन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में डालते हैं। तो इनको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बोलते हैं और ग्रुप अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो चैप्टर में बातें काफी सारी थी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत हौसले से सुना, बर्दाश्त किया और सारी चीजें पिक कर ली। अब आपके पास मार्जिन आ गया। वाहिद छुट्टी जो क्रैश कोर्स में है वो कल का दिन है। तो आप अगर अभी किसी वजह से पीछे रह गए हैं तो किसी तरह से हिम्मत करके साथ आ मिलें, ताकि अगला वीक आपको फ्रेश स्टार्ट मिले और आपको हो कि अब मैंने ये करके दिखाना है। आपने मासूम टारगेट, आसान टारगेट अचीव कर लिया। अब अगले वीक का टारगेट थोड़ा सा ज्यादा सख्त है, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोग इंशाल्लाह ये कर सकेंगे। तो जो जो पीछे रह गए हैं, पेंडिंग है, अगर एक आध चीज मिस हो गई है, एक आध लेक्चर मिस हुआ है, तो YouTube पे जाके SBI लिखेंगे, वहां SBI की चैनल पे सबसे सामने जो इस वक्त क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं वो डेली बेसिस पे वहां पे अपलोड भी हो रहा है। तो वहां पे डाटा मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला मंडे को एक फ्रेश नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।